नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ नहीं रहा है। जिसको वो ये कहता है कि ये नॉन स्टेट एक्टर हैं, उनके जरिए भारत में तबाही मचाने की साजिशें रच रहा है और जाल बुनने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली में 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से टर्की और चीन में बनी हुई पिस्टलें और इन पिस्टल की संख्या भी 10 के आसपास बताई जा रही है। बहुत बड़ी संख्या में कारतूस वगैरह बरामद हुए हैं। इनसे पूछताछ चल रही है। तस्करी करके पाकिस्तान बॉर्डर से लाई गई ये पिस्टलें किसको डिलीवर होनी थी, इसका पता किया जा रहा है। इसके अलावा एक बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि जैश-ए-मोहम्मद जम्मू कश्मीर के 4-5 अस्पतालों में ठीक उसी तरीके से हथियारों का जखीरा इकट्ठा करने की कोशिश में था, जैसे हमास गाजा पट्टी में अस्पतालों को एक शील्ड की तरह यूज करता हुआ पाया गया था। और इजराइल ने तो खैर उसका भुस भर दिया था। बहुत सारी बातें कही गई थी कि अस्पतालों पर मिसाइलें क्यों दागी जा रही हैं, लेकिन इजराइल के पास कॉन्क्रीट सूचना थी कि अस्पतालों में ही आतंकवादियों को भी ठिकाना बना करके छिपाया जा रहा है और बहुत बड़ी संख्या मात्रा में जो मौत का सामान है, विस्फोटक है, हथियार हैं, वो भी वहां छिपाए गए हैं। तो वैसा ही मॉड्यूल, वैसा ही कुछ उसी की तर्ज पर जम्मू कश्मीर में ये करने का इरादा था। और ये तो हम जान ही चुके हैं कि दिल्ली के आसपास 2900 किलोग्राम विस्फोटक रखा गया था 2 गांव में, और उसको इस्तेमाल करने की योजना थी ड्रोन्स के जरिए, रॉकेट के जरिए, कार बम ब्लास्ट के जरिए 6 दिसंबर को। यानी जो विवादित ढांचे का ध्वस्तीकरण हुआ था, उसी तारीख को दिल्ली समेत हिंदुस्तान के कई शहरों को दहलाने की और हजारों लाखों की संख्या में लोगों को खत्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। इसमें डॉक्टर्स का ही सहारा लिया गया था, यानी अस्पताल और डॉक्टर्स ये ही इन्वॉल्व किए गए थे कि इन पर आम तौर पर भारत में कोई शक नहीं करता है। तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं धीरेन्द्र पुंडीर जी। उनको जोड़ करके जरा पता करते हैं कि ये जो हमास की तर्ज पर एक मॉड्यूल यहाँ तैयार करने की कोशिश हो रही थी, ये कितना खतरनाक साबित हो सकता था अगर एजेंसियां समय रहते इसको ना खोल पाती। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दिल्ली में 4 लोगों की गिरफ्तारियां और इनके पास से अवैध पिस्टल बरामद, और ये टर्की और चीन में बनी हुई हैं। आईएसआई के ये यहाँ पहरवे थे, आईएसआई से जुड़े हुए थे। इनके चेहरे भी दर्शक देख सकते हैं और पिस्टल भी देख सकते हैं। अभी फिरोजपुर में भी एक AK-47 और कुछ कारतूस वगैरह बरामद हुए थे। धीरेन्द्र जी, क्या दर्शाता है ये सब? दिल्ली में कार विस्फोट, हमास की तर्ज पर अस्पतालों में सुरक्षित पनाहगाह बनाना, और अब ये दिल्ली में गिरफ्तारियां। सर, आपको नमस्कार और तमाम दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। दरअसल ये जो एक ऐसी चीज है जिसके लिए 3 दिन तक जो जयपुर में हम सब लोग शत्रुबोध की जो बात कर रहे थे, दरअसल अभी भी हम पॉलिटिकल या उसकी तरफ जा रहे हैं। अभी भी हम लोगों ने आतंक के खतरे को अभी तक सही मसले में नहीं समझा, और खास तौर से इस्लामिक जिहाद का जो कंसेप्ट है उसको अब तक हम एप्रीहेंड करने में एक राष्ट्र के तौर पर, एक समाज के तौर पर और एक एजेंसीज के तौर पर नाकाम से ही है अभी। हालांकि ये सरकार जो है, मैं इसको बहुत श्रेय दूंगा, चूंकि मैं इसलिए ये कह रहा हूं, बहुत सारा ओंकार सर, मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मैंने इतने साल तक कम से कम क्राइम और इंटेलिजेंस और टेररिज्म ही कवर किया। तो ये जो
जो माहौल है ना, ये इतना खतरनाक हमारे चारों तरफ इर्द गिर्द है। हमारे बॉर्डर्स पर जिस तरह का माहौल खड़ा हो चुका, उस समय इस सरकार के प्रयास भी कई बार लगता है कि एक हरकुलियन टास्क को पूरा करना है, जो रोज सुबह नीचे आ जाता है पत्थर, फिर उसको रोज पहाड़ पर अपहिल टास्क करना है, फिर ले जाना है, और रोज है। जिस दिन भी हम थकते हैं, जिस दिन भी हम कमजोर होते हैं, उस दिन हमको हमारे खून के टुकड़ों को जो है, अपने बदन के टुकड़ों को इसी तरह बहाना पड़ता है, उनकी लाशों को अंतिम संस्कार करने पड़ते हैं, जैसे हमने लाल किले में किए। दरअसल आपको नैरेटिव की वार के साथ साथ इस समय आप ऑल आउट वॉर में हैं। ओंकार सर, अगर किसी को ये लगता है कि हम जो है किसी स्थिति में, दरअसल भारत इस समय ऑल आउट वॉर की स्थिति में है। वो सामाजिक ताने बाने में है, वो तमाम चीजों पर है, और सिर्फ वो मुट्ठी भर जो राष्ट्रवादियों के लोग हैं वो साथ हैं। साथ में जो वोट के सहारे अपनी उंगली के सहारे इस देश को बचाए रखने का अमूल्य योगदान दे रहे हैं, वो लोग साथ हैं। वरना तो आप इसमें सोचिए कि क्या आपको लगता है, एक साथ आप ये सोचिए, कश्मीर एक तरफ है, पंजाब अलग है, दिल्ली में अलग मिल रहा है, और वो हैदराबाद में जो पकड़े जा रहे हैं, उसके बाद अहमदाबाद में पकड़े जा रहे हैं, उसके बाद फिर आसिफ यूपी से पकड़ा जा रहा है, शाहीन वहां से पकड़ी जा रही है, और ये तमाम लोग अलग अलग हैं। आप याद कीजिए 2 से 3 साल पहले जब केरल में वो जो मंदिर के सामने ले जाकर एक कार का बम ब्लास्ट होता है, कार में से सिलेंडर ब्लास्ट होता है, शुरुआत में एजेंसीज को यह बताया जाता है कि साहब ये कार में ब्लास्ट हुआ, पता चलता है किस तरह से वो मंदिर पर कार टकराने जा रहा था। ये तमाम चीजें बहुत ही ज्यादा चिंता की स्थिति है, और हम लोग चूंकि हिंदुस्तानियों ने सदियों से इन आघात को झेला, तो लगता है जैसे ये हमारे अंदर आ गया, इनबिल्ट हो गया, और हम इन चीजों को बहुत गौर नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब वाकई मेक और ब्रेक की स्थिति में आप ये सोचिए, अगर आप हमास वाली कहानी सुनना चाहते हैं तो उसको ऐसे देखिए कि हमास ने क्या किया। हमास ने 1987 में वो यासीन शेख जो है वो एक खड़ा करता, वरना उससे पहले आपको मालूम होगा यासिर अराफात जो है अल फतेह नाम के संगठनों के साथ, वो लोग उस समय तक 72 में म्यूनिक ओलंपिक्स में खून बहा चुके थे। उसके बाद दुनिया भर में ऑपरेशन जो हाईजैकिंग है, खासतौर से माफ कीजिएगा ये बहुत सारे अच्छा, जो हाईजैकिंग्स के ऑपरेशन हैं, जो प्लेन को हाईजैक किया गया, वो एक टूल्स के तौर पर इस्तेमाल हो चुके थे, और ये सब फिलिस्तीन के नाम पर हो रहा है, फिलिस्तीन के लिए नहीं हो रहा, ये फिलिस्तीन के नाम पर हो रहा है। क्योंकि अगर फिलिस्तीन के लिए ओरिजिनल में होता तो मुझे लगता है कि वो ब्लैक सितंबर नहीं होता कि जॉर्डिनियंस को इन पर गोलियां चला के 10,000 से ज्यादा इनको मारना पड़ा उसको। ये सब चीजें दरअसल एक आइडियोलॉजी के साथ हो रहा है, और हमारी दिक्कत ये है कि हम जितने अंदर फंसे हुए हैं उतने बाहर हैं, उतने बाहर फंसे हुए हैं उतने अंदर हैं। क्योंकि 1947 का बंटवारा जिस तरह से हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, उसने जिस तरह से इसको एक्सेप्ट किया, उसने उन्हीं राक्षसों के गंदे में आपका पूरा देश वापस कर दिया। जिन लोगों, क्योंकि सबको नहीं कह रहे, चलिए हम सबको नहीं कह रहे, और ना ही धर्म के तौर पर किसी के प्रति मेरा कोई वो है, लेकिन मैं एक जो अगर टेररिज्म को थोड़ा भी मैंने पढ़ा है, तो वो ये बताता है कि आपको रूट कोज पे जाना पड़ेगा। आप ये सोचिए हमास की तरह इस्तेमाल क्या करना चाहते थे। अगर हम उस खबर को देखें तो जो जिस तरह से पंजाब उसकी जम्मू कश्मीर पुलिस कहती है 90 में ये कर दिया था, हॉस्पिटल्स में किया गया था। बहुत सारे ऐसे केस हैं जो मैं आपको बताऊं कि किस तरह से आतंकी यहां आया और उसको हॉस्पिटल से भगा दिया गया, हॉस्पिटल से डॉक्टर्स की कवर हुए। दरअसल हम आंखें खोल के सच देखना नहीं चाहते, ये हम लोग इसको ले रहे हैं कि हमास की तर्ज पर। अरे हमास ने हमारी तर्ज पर किया कश्मीर से। मैं उस दिन भी कह रहा था कि कश्मीर से दुनिया के आतंक ने क्या सीखा। कश्मीर के ने दुनिया के आतंकियों को यह सिखाया, मुस्लिम ब्रदरहुड को सिखाया कि कैसे हम जनतंत्र के तमाम इन सब चीजों का इस्तेमाल करके हर सिस्टम में आतंकी भर सकते हैं, आतंकियों के सिंपथाइजर भर सकते हैं, और वो बाद में कभी भी आतंकी बन सकते हैं। हमास ने जिस तरह से हॉस्पिटल्स की चेन्स बनाई और उनके नीचे तमाम जगह पर आतंकी नेटवर्क किए और नीचे बाकायदा शस्त्रागार बनाए गए, सेम उस मॉड्यूल को ये लोग अप्लाई कर रहे थे। लेकिन ये हमास का मॉड्यूल नहीं है, ये कश्मीर का मॉड्यूल है जो हमास ने अप्लाई किया था। ये लोग पहले से 90s के दौर में सेना को एक अलग अलग जगह, अगर हम लोग वहां के पुलिस अधिकारियों की बात मानते हैं तो ये देखना पड़ेगा कि 90 के दौर में अस्पतालों का हथियार के ठिकानों के तौर पर इन्होंने इस्तेमाल कर लिया था। आर्मी पुलिस ने इसको पूरा क्लीन किया था, और अब फिर अस्पतालों को ठिकाना बनाया जा रहा है।
क्योंकि ये जो चीजें हैं, अगर डॉक्टर साहब देखिए वो कितना शार्पली है, और इसमें बहुत बड़ी कमी ये नहीं है, देखिए एजेंसीज को हम हर समय कोसते रहे तो वो भी मामला नहीं है, लेकिन हमको वो सिस्टम तो क्रिएट करना पड़ेगा कि देखिए आप वो चक्की मशीन खरीदता है, किस तरह से अपने ड्राइवर के घर रखता है, और आप उसमें स्टूडेंट कितने हैं आपको ये पता नहीं, 2018 में उसका लाइसेंस खत्म हो चुका, वो यूनिवर्सिटी किसी से रजिस्टर्ड नहीं, और हजारों करोड़ का ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम लोगों को इस पे गौर करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए वो तो relentlessly they are attacking on us continuously, not a single day, not a single minute, उनके उससे हमले से आप बचे हुए नहीं हैं। K2 जो प्लान जनरल जिया उलक जब उसके समय में हुआ था, कश्मीर एंड जो खालिस्तान, ये उनका K2 प्लान था। उस पर अगर हमको लग सकता है या हमारे उन स्वनाम धन्य लोगों को जो शांति और पता नहीं क्या, दरअसल वो ये समझते नहीं कि यहाँ इस तरह की आरजे साइमा टाइप या जो जुबैर या जो इस तरह के लोगों में, नाम इसलिए भी नहीं लेना चाहता था कि जनरली एक जर्नलिस्ट को हमेशा कुछ चीजें रखनी पड़ती थी, ऐसा हमको लगता था। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये सीधे तौर पर वार है, जिस तरह से वो एक जिहाद को, अपने जिहाद को जारी रखे हुए हैं, उस तरह से आपको ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी। और एक भी घटना मैं अगर आप कहें तो मैं इसी में कर दूं एक घटना, चूंकि वो बहुत ही दिलचस्प घटना है। जी। मुझे वो मुझे याद होगा, आपने वो बहुत वायरल भी हुई थी, जयपुर डायलॉग ने शायद उसका क्लिप काट के डाला था। दरअसल मैंने उस वक्त भी कहा था कि हिंदुस्तान में हर एक होने वाली हत्या, मैं हर एक हत्या की बात कर रहा हूं, चाहे वो किसी कोने में हो रही है, उसकी जांच इसी तरह होनी चाहिए। उसमें एक अधिकारी को बाकायदा ये उससे मैसेज होना चाहिए कि इसमें टेररिज्म का हाथ नहीं है। मैं हर एक हत्या की बात कर रहा हूं, और दर्शकों को ये शायद लगेगा एग्जेजरेट कर रहा हूं, नहीं, मैं आपको बाकायदा उदाहरण सहित दे रहा हूं कि लखनऊ में एक मॉड्यूल बस्ट हुआ, आईएसआईएस का, AQIS का मॉड्यूल था वो, और वो मॉड्यूल जिसमें सैफुल्ला मारा गया था, लखनऊ के बाहर के हिस्से में, आपको याद होगा कुकर बम मिले थे, वो मिले थे आपको। जब पुलिस ने वहां जो बरामद हुआ और उसको जब देखा गया, तो उसमें पता चला कि एक 2016 में एक मर्डर जो हुआ था, शायद 2016, मुझे एग्जैक्ट याद है या नहीं, सन शायद वही था। तो उसमें कानपुर में एक टीचर, रिटायर्ड प्रिंसिपल, अपनी साइकिल से जा रहा था, उसको गोली मार दी। उसको कई गोली लगी हुई थी और उसके घर वालों को पता नहीं, कभी कोई दुश्मनी नहीं थी। पुलिस ने उठाया, वो केस चेक किया गया, उनको समझ में ही नहीं आया, क्योंकि कोई दुश्मनी नहीं थी, गरीब मतलब अपना आदमी था, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना, रिटायरमेंट के बाद पढ़ा के साइकिल से अपने घर जा रहा था, कोई दुश्मनी नहीं थी, परिवार को कोई मालूम नहीं था। और आखिर में वो केस जो ठंडे बस्ते में होता है, क्योंकि अब जब क्लू ही नहीं मिल रहा, कोई है नहीं, तो केस हो गया। लेकिन जब सैफुल्ला मारा गया, उसके बाद जब वो जो बचे हुए आतंकी मॉड्यूल की पूछताछ हुई, तो उनसे पूछा जाता है कि आपने इससे पहले कौन कौन सा किया, तो उन्होंने कहा कि सस्टेन्ड इंटेरोगेशन हुई उनके साथ, स्पेशली एक अलग से इंटरोगेट करने के लिए इनको अलग से तरीका होता है, इनको कोई आम अपराधी की तरह नहीं होते। दरअसल ये पूरी मानवता के खिलाफ हत्या के तौर पर है, ये राक्षसों का जो वर्णन होता है वही होते हैं, इसके अलावा इनके पास और कोई वर्ण नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि साहब हमने एक मर्डर किया था कानपुर में। उन्होंने कहा भाई क्यों किया था, कहाँ किया था? तो उन्होंने कहा कि साहब हम लोगों को जो ये हथियार मिले थे उनको टेस्ट करना था। तो जब हम बाइक पे जा रहे थे तो हमको एक आदमी आते हुए दिखा, चूंकि हम मुसलमान को नहीं मानना चाहते, ये एक आइडियोलॉजी है, इसीलिए जो उस आयत की बात करते हैं ना कि एक मुसलमान को मारा, एक इंसान को मारा तो पूरी दुनिया को मारा, ये सब धोखा देने के लिए, झूठ और मक्कारी से भरे हुए आइडिया, ये साइमा टाइप औरतें जो हैं ये इसलिए बनाई गई हैं, ये इस तरह का काम करती हैं, ये इस तरह के आइडिया देती हैं। क्योंकि अगर वो देखें तो उसमें सिर्फ मुस्लिम के लिए कहा गया कि मुस्लिम को नहीं मानना, किसी काफिर को मारने के लिए तो सूरा तौबा है ही है, सब चीजें। तो वो उन्होंने कहा कि हमने देख लिया उसके हाथ में कलावा बंधा था, उसके माथे पे तिलक लगा हुआ था, तो हमको और कुछ क्या चाहिए था? तो मैं इसीलिए उस वक्त से कह रहा हूं कि वो मैंने बाकायदा जयपुर डायलॉग 2 साल पहले हम लोगों ने बोला था कि वो हर एक मर्डर को आपको इसी तरह से देखना होगा कि ये किसी, और जिसमें भी ये मुस्लिम वो इन्वॉल्व है उसमें देखना पड़ेगा आपको समझना ही पड़ेगा। ये बहुत ही टफ स्टैंड है। हो सकता है एक जर्नलिस्ट के तौर पर मैं सीमा भी पार कर रहा हूं, बहुत सारे लोग इसको काट के आपके आ चुके हैं, आपको बहुत देखा भी जाता है, वो चलाएंगे, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये एक कंसेप्ट में है, मैं इसलिए कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सारे हत्यारे या ये सब इस तरह कर रहे होंगे, लेकिन जब आपके ऊपर, अच्छा एक बात बताइए, आप एक रास्ते से गुजरते हैं, वहां से रात एक बार आपके यहाँ रोज लगता है डंडा, तो आप उसका आगे ये कुछ करेंगे या रोज जाके डंडा खाते रहेंगे?
एक नॉर्मल तरीका है ना। तो इसीलिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को इस तरह देखना पड़ेगा और ये सोसाइटी को भी देखना पड़ेगा। ये सिर्फ देखिए, मैं ये बहुत पहले से है और हम लोग जिस भी डॉक्ट्रिन को अगर आप टेररिज्म की पढ़ते हैं, टेररिज्म से कोई आदमी नहीं लड़ता है ओंकार सर, कोई एजेंसी नहीं लड़ती है, टेररिज्म से राष्ट्र लड़ता है, तमाम लोग लड़ते हैं। तो अब ये समय आ गया कि इस पर हम लोगों को, और ये जो जब हम ये बातें कर रहे हैं, जब घर गिराए जाते हैं, साइमा और ये जो टाइप कंपनियां हैं, ये उनके घर गिराए जाने पे आती हैं, उससे पहले नहीं आती। बहुत सही कह रहे हैं। देखिए, जो सारे लिंक हैं वो सीमा पार से अब जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दो तरह की बातें की जा रही हैं। एक कही जा रही है कि जो पहलगाम के बाद किया था उसको क्या रिपीट करना है, उसी तरह का ऑपरेशन रिपीट नहीं करना चाहिए, सामने वाले भी तैयार रहते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब ये सारी कड़ियां जुड़ रही हैं आपस में, अल फलाह यूनिवर्सिटी से जो गिरफ्तार हुए, लखनऊ से, सहारनपुर से, या पुलवामा का जो भी मोहम्मद उमर ये कार ब्लास्ट में मारा गया, इसके बाद अनंतनाग के कांजी कुंड से जो ड्रोन को मॉडिफाइड कर रहा था, रॉकेट बना रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया। कई दूसरी जगहों पर गिरफ्तारियां हो रही है, पूछताछ हो रही है। फिरोजपुर में AK-47 और कई हथियार, दिल्ली में अब कई हथियार मिले हैं, 4 गिरफ्तार हो गए हैं। आपको पता है कि सब कुछ सीमा पार से संचालित हो रहा है। इलाज क्या है? लगता है कि मैंने उसी पर इशारा किया कि ये एक राष्ट्र की जिम्मेदारी। दरअसल आपको सबसे पहले अपने यहाँ सफाई करनी पड़ेगी, अपने यहाँ प्रूनिंग करनी पड़ेगी। आपके यहाँ चूंकि देखिए, जब तक मैं एक बहुत साधारण सा फॉर्मूला है, बहुत सारे लोग इस पे लगेगा कि जैसे मैं क्या बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये इतना आसान फॉर्मूला है और गणितीय फॉर्मूला है, आप इसको कोई झुठला नहीं सकते। जब भी आपको देश के विरोध में, देशद्रोह में, राष्ट्रद्रोह में, जब आप ये करते हैं, आपको मिलने वाला दंड, आपको मिलने वाले इनाम से ज्यादा नहीं हो जाएगा, तब तक ये बंद नहीं होगा। जब तक आप इस तरह के एजेंडे, दरअसल कल जब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रखा, खासतौर से आपने देखा होगा एसवी राजू जब ये रख रहे थे, तो वो बहुत सारी चीजें साफ कर रहे थे, लेकिन उन पर और स्ट्रिक्ट कानूनों की जरूरत है और सरकार को इससे डरने की जरूरत नहीं है कि विपक्ष क्या कहता है या फला क्या कहता है, क्योंकि राष्ट्र जो है तभी तक है जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आपके आइडिया हैं, क्योंकि हम अपनी आने वाली, दरअसल हम लोगों का जीवन तब तक है जब तक हम जिंदा है, लेकिन राष्ट्र कंटिन्यू चलती हुई यात्रा है, हमारे बाद आने वाली पीढ़ियां कंटिन्यू है, तो हमको तो उनके लिए सोचना है, लेकिन इस पर कोई भी बात नहीं करता है। मुझे लगता है कि ये बहुत जबरदस्त तरीके से कानूनों को और सख्त किया जाना है, लेकिन ये अंतर करना पड़ेगा कि आपको कॉन्स्पिरेसी कहां से शुरू होती है और आपका जो राइटली जो रेजिस्टेंस है वो क्या है। ये सब चीजों को अभी तक घालमेल है, अभी तक ये सरकार भी बहुत सारे फैसले लेते हुए, चूंकि क्लैरिटी है, उनको बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये बहुत कम लोगों के पास है, वो सिस्टम को ब्रेक नहीं कर पाए। वो अभी भी आप देखिए कि जो केसेस हैं 2016 के, याद होगा आपको JNU केस के, वो अब तक पेंडिंग है और वो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप जो उसके DB बैठ के ये फैसला कर देती है कि नहीं, सुप्रीम प्रेसिडेंट को भी 3 महीने में फैसला लेना है, नहीं तो बिल पास हो जाएंगे, नहीं तो वो, अरे भाई तुम्हारे पास 5 करोड़ बिल पेंडिंग है तुम्हारे पास, तुम लोगों को क्या है, हमको कह देना चाहिए कि गांव का प्रधान फैसला करेगा, गांव की वो, बाकी सब लोगों को करना चाहिए। अगर आप 3 महीने में कोई कोर्ट फैसला नहीं करती तो विधायक को कर देना चाहिए। ये दरअसल ये सब असमंजस, ये अदालतें, ये कॉलेजियम सिस्टम, इन सब पर दरअसल मधु लेमे ने एक बड़ी अच्छी स्पीच दी थी, बहुत इंटरेस्टिंग स्पीच थी राज्यपाल की। उसने कहा, उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली चिटपुट नहीं करनी, जिस समय ये रचा गया और जिस समय ये अब है, इसमें बदलाव की जरूरत है। दरअसल जिन्होंने बात बात पे संविधान बदल दिए, जिन लोगों ने बात बात पे उसमें चेंजेस कर दिए गए, सदन की, कैबिनेट की किसी की जरूरत नहीं पड़ी जिनको, वो लोग अब ये कह रहे हैं कि साहब ये क्यों हट रहा है। भाई दरअसल ये एक अधूरे और उसके साथ की गई लड़ाई है, जिसमें मुझे लगता है कि बीजेपी को या तमाम पार्टियों को या इस तमाम देशों को ये समझना होगा, देश के लोगों को, कि ये लड़ाई आधे अधूरे मन से नहीं लड़ी जा सकती। ये जानना जरूरी है ओंकार सर कि आतंकवाद के खिलाफ कभी भी वो देश कामयाब नहीं हुआ जिसने इसको आधे अधूरे मन से लड़ा। याद कीजिए, देखिए नहीं, लिबिया के, आपको
आपको ये क्यों लग रहा है कि ये सरकार आधे अधूरे मन से लड़ रही है? आपने अभी नहीं, अदालत का जिक्र किया कि अदालतों में बैठे हुए लोग किस तरीके से इनको शेल्टर देते हैं या इनको संरक्षण देते हैं या चीजों को बहुत लिंगर ऑन कर देते हैं। यहाँ भी कॉलेजियम में भी आमूल-चूल परिवर्तन करने के लिए सरकार तो 2015 में ही एक कानून ले आई एनजेएसी थी, लाई जिसको एनजेएसी लाई थी, नेशनल जिसको जुडिशियल सुप्रीम कमीशन। कोर्ट जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो सरकार को काम ही नहीं करने दे रही है। और ये सरकार अगर नहीं आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई कर रही, तो कौन-सी सरकार ने किया था? मैं दरअसल आप मुझे लगता है कि मेरी चीज़ों को आप उस तरह नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मैं ये बहुत क्लियर कर दूं कि सरकार ये एक बेहतर काम कर रही है। एजेंसीज, मुझे लगता है कि मैंने पहले ही कहा कि मुझे एजेंसीज के काम से, क्योंकि मैंने ये देखा है, मैंने ये होते हुए देखा है, मैंने ये भी देखा है कि इस देश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने आने के बाद जिस तरह आतंकियों के मुकदमे वापस लेने की बात की, तो वो नहीं हो रहा। वो नहीं हो रहा इस सरकार में। इस सरकार में उनको जवाब दिया जा रहा है, और बल्कि नक्सल उन्मूलन कर दिया गया, हिडमा मार गिरा गया। पापा बचा है और एक उसका बच्चा बचा है, अगर ये गए थी। लेकिन देखिए सर, एक बड़ी लड़ाई होती है। मैं फिर कह रहा हूं कि हो सकता है यहां आप मेरी बात से असहमत हो या दर्शकों को भी लगे, लेकिन मैं मेरी समझ से बात कर पाऊंगा। इतने साल तक, 27 साल तक मैंने न केवल इस देश को घूमा, न केवल देखा है, पढ़ा भी है, और इतिहास को भी मैं समझता हूं। मुझे ऐसा लगता है मेरी समझ से। दरअसल आपको आधे अधूरे मन से इसलिए कह रहा हूं कि आपने एनजेजेसी के बाद फिर आप उसके बाद आपने क्या किया? क्या आप ये मान लेंगे कि जो कोर्ट चलाएगा तो फिर तो उन्हीं को चलाने देना चाहिए, फिर आपकी जरूरत नहीं है? आपको लगातार करना पड़ेगा, आपको उन पर रोज करना पड़ेगा, और कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन हमको ये लड़ाई बहुत आसान नहीं है, इसीलिए बहुत आसान मेजर भी नहीं अपना सकती सरकार। सरकार को कंटिन्यू, क्योंकि देखिए मैं तो ये कह रहा हूं कि मैंने ये पहला धमाका है ना 11 साल में। इतने साल तक सरकार ने हर धमाके को रोका है ना। मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि जितना एक धमाका ये सरकार लोगों की जनता को, देखिए उसको तो एक ही धमाका याद रहेगा, लेकिन वो ये नहीं देख रही है। मैं अभी दर्शकों के लिए बता देता हूं। देखिए आपने क्योंकि कहा है, और जब इसका मतलब है कि मैं मेरे शब्द को क्लियर नहीं कर पाया, जब आपको शक है तो दर्शकों को बहुत ज्यादा होंगे। नहीं, नहीं, मैं कह मैंने केवल इसलिए उठाया कि आपने कहा कि सरकार आधे अधूरे मन से कर रही है। आधे अधूरे का और मन, इसको और ज्यादा आगे जाना पड़ेगा। एनजेएसी से रुक के बैठने की जरूरत नहीं, आपको बार बार स्ट्राइक करना होगा, क्योंकि अदालतों को यह छूट नहीं दी जा सकती कि वो देश की अदालतें ये तय कर दें अब कि साहब ये सरकार भी हम चलाएंगे, आतंकवाद के खिलाफ भी हम रात को 2 बजे आतंकियों की वो खोलेंगे कोर्ट। हम लोग ये जो सारे मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सारे पकड़े गए ग्रुप्स हैं, ये सारे इस आतंक के। और इसमें मुझे लगता है कि 2016 के नहीं होंगे, लेकिन पिछले 8-10 साल में जो एनआईए कर रही है वो सब है। एक एक हम लोगों को इसका एनआईए को इसका मतलब सरकार के स्तर पर कोई ढील नहीं है ना। नहीं, ये तो मैंने आपको कहा अगर ना कि एजेंसी बहुत बेहतर काम कर रही है। मैं तो खुद कह रहा हूं, वो सरकार एजेंसी एजेंसी तो तभी करती है मैं जब ये कह सरकार रहा हूँ, करती है। सरकार जब कहती एजेंसी किसके तहत काम कर रही है? नहीं, मैं देखिए आप मैं फिर कह रहा हूं कि देखिए अगर आपको लग रहा है कि एक सरकार में इस तरह से अगर आतंकवाद होगा तो फिर ये होना ही नहीं चाहिए। मैं बहुत ब्लंट उसमें होता हूं, क्योंकि अगर चूंकि मैं कवर करता हूं उसको, मैं देखता हूं, मैं उनके साथ बैठता हूं, उन अधिकारियों के जो ऑपरेशंस में होते हैं। देखिए आपको इस सरकार को और ज्यादा इसी को जाना पड़ेगा, और किसी से तो उम्मीद है नहीं। भाई और किसी से कैसे उम्मीद होगी जब 26/11 के उस पर एक इतने बड़े मौके पर जब कोई नहीं कर पाया, तो और ये सरकार ने तो हमको 3 बड़े मौके तो दिए। पाकिस्तान को घुटनों के बल लाके दिखाया, ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया। लेकिन मैं इसी सरकार से और ज्यादा, जैसे आपने, मैं बता रहा था आपको कि उम्मीद किससे थी? महिलाओं को। उम्मीद तो नीतीश कुमार से ही थी। वो और भी करने के लिए जब मैंने उनसे पूछा, तो उसी तरह मैं कह रहा हूं कि सरकार को कोर्टों पे और उस पर और ज्यादा समन्वित प्रयास करना पड़ेगा आम आदमी के साथ, क्योंकि मैं अभी तक के बेस्ट गृह मंत्रियों में अमित शाह को गिनता हूं। मैं ये मानता हूं कि उन्होंने इंटरनल सिक्योरिटी पर जो काम किया है वो अद्भुत है। वो हम लोग फाइलों के चलते हुए भी देख रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से। लेकिन देखिए एक और चीज मैं आपको बताता हूं, चूंकि आप कह रहे हैं कंटिन्यूएशन आप गवर्नमेंट्स में, अगर आप, मैंने आज से पहले ऐसी सरकार नहीं देखी है जिसमें इतने एक्सटेंशन अधिकारियों को दिए गए। मैंने आज तक इस देश में ऐसी सरकार नहीं देखी है जो होम सेक्रेटरी को तब बना रही हो जब वो फाइनेंस सेक्रेटरी से रिटायर हो गया हो, रेवेन्यू सेक्रेटरी से।
मतलब अगर मैं चूंकि सिस्टम को बहुत अच्छे से मैंने इनको कवर किया है, होम मिनिस्ट्रीज को, इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं सरकार के लिए कह रहा हूं, लेकिन ये और ज्यादा प्रयास मांगता है। टेररिज्म कोई कोई ऐसी चीज नहीं है सर जिसको एक दिन में खत्म कर दे। आप सोचिए कि कितना साल लगे, 5 साल हो गए। और जब हम लोग वहां देख रहे थे, क्या नाम है उसमें, जब हम बिहार में देख रहे थे कि अमित शाह बिहार की रणनीति को बना रहे, उस वक्त भी अमित शाह नक्सल उन्मूलन की मीटिंग ले रहे थे, एक एक अपडेट ले रहे थे। तो एक सरकार के तौर पर इसको नंबर देने में कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारा ये कहना है कि इसी को और आगे जाना पड़ेगा और इसको वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। जैसे आप कश्मीर को लेके, आप किसी भी कश्मीर से बात करने की कोशिश कीजिए कि वो अभी तक हम लोगों ने इस नेटवर्क को तो तोड़ा, जो एक नेटवर्क जनरली दिखाई दे रहा था, लेकिन आपको अब कहां से मिला ये? अगर 2018 से, वो तो 2018 में उसका लाइसेंस खत्म हो गया था अल फलाह यूनिवर्सिटी का, तो वो तो बीजेपी की सरकार है वहां। किसकी सरकार है वहां? नहीं नहीं, हरियाणा में। ये तो अभी भी खुलासा नहीं होना था। अगर नहीं मैं वहां पूर्ण राज्य सरकार होती और पुलिस उमर अब्दुल्ला के लिए काम कर रही होती, ये अभी भी नहीं खुलता। हाँ, ये मैं तो चूंकि पोस्टर लगाते हुए वहां पर कोई पकड़ा गया, पकड़ा गया और उसको उससे उस पूछताछ अधिकारी हुई, ने, और हाँ पुलिस चूंकि इस समय गृह मंत्रालय के तहत काम कर जी, रही उस है, उसने इसलिए छोड़ा सारा नहीं। खुलासा हो गया ये। हाँ, मैं देखिए, मैं यही कह रहा हूं आपको कि इसकी इसकी कमी पे कमी नहीं है, इस पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि और ज्यादा आपको जाना पड़ेगा। जैसे आप एक आपका खिलाड़ी जब अच्छा खेलता है, आप उससे क्या कहते हो कि इस बार आपको अगला रिकॉर्ड तोड़ना है और आगे तोड़ना है। तो इनको हर बार सरकार को, इस सरकार को ही, क्योंकि इसी से जनता को उम्मीद है। नहीं तो आपको मालूम है कि मैं बल्कि इस सरकार के वक्त एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस हुआ था, क्योंकि दर्शकों के लिए मैं बता दूं, बड़ा इंटरेस्टिंग केस था। वर्धमान में एक पुलिस ने एक उठाया, तो मैं अधिकारियों के नाम नहीं लूंगा, बहुत टॉप पोजीशन पे, मैं उनके घर चला गया ऐसे ही, हमको नहीं पता ये क्योंकि एक उठा लिया वहां से, तमिलनाडु से वो आया और उसको वर्धमान में ट्रेन के स्टेशन से उठा लिया गया और भाई कहा गया वो बता देंगे। तो मैं जब उनके घर चला गया, जो बहुत इस ऑपरेशन को देख रहे थे, ऐसे ही, उसका कोई मतलब नहीं था, उस दिन छुट्टी थी या कुछ कोई वजह थी, तो मैं गया, तो उनके साथ चाय पीते पीते अचानक कहने लगे यार वो बहुत खतरनाक था। तो मेरे मुंह से निकल गया कौन खतरनाक था? कहने लगा कि उसका आइडिया यार इतना खतरनाक था, वो 3 उंगलियां, मतलब वो सलाफी था, तो उन्होंने उसके बारे में कहा कि यार पागल है वो 3 उंगली। तो मैंने कहा नहीं नहीं, आप नहीं समझ रहे वो क्या है, मैं समझता हूँ, आप बताइए। तो बताया कि वो आदमी क्या तैयारियां कर रहा था, और वो कंटिन्यू हमारी एजेंसी, चूंकि सरकार है ना ये, उस समय काम कर रही थी। जानते हैं आप वो क्या करना चाह रहा था? उसने पहले तो रॉकेट, वो हथियार बनाने की पूरी कोशिश की, जिसको वो बम फाड़ देना चाहता था खुद जाके, तो उसको एजेंसी ट्रैक कर रही थी, और आखिर में जब उसको नहीं मिल पाया, तो उसने सोचा कि मैं हथियार लेके दोनों तरफ जाऊंगा, नहीं, फिर वो भी नहीं मिला, तो उसने पता क्या किया, बाजार में उसने कहा कि मैं 2 तलवारें लूंगा, एक उसका साथी तैयार था स्कूटर पे, और पूरे बाजार में काफिरों की गर्दनें काटता हुआ चला जाऊंगा। तो उसको उठा लिया। ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन है, मैं ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन आपको बता सकता हूं। तो मुझे सरकार का क्रिटिकल वो नहीं है, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार ने अभी जो रिकॉर्ड तोड़ा है, वो जेसी ओवंस का तोड़ा है। अब उसके बाद कार्ल लेविस आ चुका, उसने 4 मेडल जीते, उसके बाद फिर आप देखिए ये और ज्यादा वो होते जा रहे हैं। दरअसल मैं आपको फिर टेररिज्म पर तो मैं 5 घंटे भी आपको नई चीजें बता सकता हूं लगातार बोल के। दरअसल 2014 में आईएसआईएस का ममदानी जो है, जो उनका वो था, वो एक बड़ा वो उसको बहुत ही टेररिज्म की एक हिस्ट्री, जो अभी मॉडर्न टेररिज्म है, उसका एक बड़ा वो माना जाता है कि बड़ा इग्निशन वहां से है। वो ये बोलता है कि आपको अब किसी ग्रुप के, किसी फतवे की, किसी की जरूरत नहीं। आज से आपको ये अथॉरिटी है, कौन दे रहा है? क्योंकि खलीफा बन चुका था, किसी ने खलीफा को डिनाई नहीं किया, बगदादी को। उसने कहा है कि आपको गाड़ी चढ़ा के मारना है, आपको कत्ल कैसे करने हैं, आपको गोलियां चलानी है, आप भीड़ में ट्रक चढ़ा सकते हैं, आप सड़क पे खड़े हुए आदमी को धक्का दे सकते हैं, आप उसको जहर दे सकते हैं, आप उसको चाकू मार सकते हैं, कहीं अकेले में घेर के मार सकते हैं। ये सब मैं अगर आप कहेंगे तो मैं उसको बाकायदा रेफरेंस भी पीछे से बुक्स के साथ उठा के दिखा सकता हूं, मेरे पीछे ही उसमें होगी। और उसके बाद वो क्या कहता है कि अगर ये सब नहीं कर सकते, तो वो कहता है कि आप उनकी फसलों में आग दे सकते हो, आप उनकी गाड़ी जला सकते हो, आप उनके ईंधन के सामान को आग लगा, आप अब इन सारे जो मैंने आपसे कहा है, अब आप इनको 2020 के दिल्ली के दंगों से लेके अब तक होने वाली हर एक आतंकवादी घटना में इनका हिस्सा देखिए। लोन वुल्फ वहां से शुरू हुआ, अगर हम कहें, उसी ने कहा कि आप लोन वुल्फ अटैक करें,
ये सब चीजें वहीं से आ रही है। तो देखिए मुझे लगता है कि सरकार इस मामले में एक दिन भी शांत नहीं बैठी है, लेकिन उसको एक सेकंड भी नहीं मिल सकता है शांति, क्योंकि आपके पास, आप जानते हैं, आपके आप तो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ये सब लोग मिल रहे हैं भाई। अभी तक तो आप इसलिए मस्जिद के मौलाना से लेकर डरते थे मदरसे में कि ये नकली नोट, अब वहां क्या हो रहा है, अब मदरसों में आपके यहाँ क्या मिल रहा है, आपके यहाँ मदरसों में नकली नोट मिल रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपको मदरसों की तालीम पे खड़ा होके, जैसे असम में किया, देखिए एक फैसला लिया, हालांकि उसमें केंद्र सरकार से पूछा ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता कोई मुख्यमंत्री, बट उसने इनिशिएट किया, इनिशिएशन किया और कहा कि बंद, जो आपको करना है कीजिए। अभी यहाँ नहीं, जमात का, हम लोगों ने जो दौर देखे हैं ना, हमने तो वो ट्रांजिस्टर बम का दौर भी देखा है। जी जी, वो दिल्ली हमने में तो हमने तो डब्बों का दौर भी देखा है कि कहीं भी डब्बे में कुछ खिलौनों बम का रख दौर दिया और देखा, रेडियो का दौर उसको जो, देखा, खिलौनों का। तो ये तू डाल डाल में पात पात वाली बात है ना। वो तो नए नए तरीके ढूंढेंगे ही, नए नए वो मॉड्यूल वो वो हमेशा बनाएंगे रहेंगे। ही। और एजेंसियां जो हैं वो उसी हिसाब से फिर अपना इन्वेस्टिगेशन भी करती है, आगे बढ़ती है। तो ये जो नया मॉडल है, इससे इससे भी एजेंसियां निपट ही रही हैं, दिन रात काम कर ही रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन जी, आपका जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर अपडेट करने के लिए। लेकिन वह बात वही है कि लगातार लगे रहने की जरूरत है, और जहां जहां से भी इनके सूत्र मिल रहे हैं, जहां इनकी जड़ें मैं हैं, सर उन पर माफी, प्रहार करने की जरूरत है। मैं माफी के साथ आपको, ये चूंकि जब बात हो रही थी और मुझे पीछे, मैंने इसीलिए अब अपनी चेयर यहाँ रखी है कि कई बार क्या हो कि आपको, ये आईएसआई द स्टेट ऑफ टेरर, जेसिका स्टन एंड जीएम बर्गर की बुक है। ये बोलती है, ऑन सितंबर 21 आईएसआईएस चीफ स्पोकमैन अबू मोहम्मद अल अदनानी called for the supporter around the world to rise up and respond to Western led air strike by carrying out strike against any citizen of country that belong to coalitions against है। ये क्या कहता है, डू नॉट लेट द बैटल पास यू बाई वट एवर यू मे बी, यू मस्ट स्ट्राइक द सोल्जर, पैट्रन्स एंड ट्रूप ऑफ द अनबिलीवर्स, काफिरों के, ये सिर्फ उनका नहीं कह रहा, अनबिलीवर्स, स्ट्राइक देयर पुलिस, security and intelligence member as well as their treacherous agents, destroy their bed, embetter their life for they are busy and them with themselves. If you can kill a disbelieving American, European, especially the spiteful and filthy French, Australian and Canadian or any other disbeliever from the disbeliever waging war, including the citizen of the country that into the coalitions against Islamic State, that rely upon Allah and kill him in any manner or way, however it may be, do not ask for anyone. ये लाइन है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। Do not ask for anyone advice and do not seek anyone verdict. Kill the disbeliever wherever he is civilian or military, for they have the same ruling, both of them are disbeliever. यानी जो पहले कंफ्यूजन था ना कि साहब ये तो यूरोपियन है उसको कह रहे हैं, उन्होंने नीचे क्लियर कर दिया। इफ यू, बस एक लास्ट लाइन में पढ़ दो, इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड ए आईईडी और ए बुलेट, यानी आपको कोई आईडी नहीं मिल रही या बुलेट नहीं मिल रही, गोली नहीं मिल रही, तो देन सिंगल आउट द डिसबिलीवर, उनको सिंगल आउट कीजिए। एनी ऑफ अदर, स्मैश हिज हेड विद ए रॉक, पत्थर से उसका सिर फोड़ दीजिए, और स्लॉटर हिम विद ए नाइफ, चाकू से उसको गला रेत दीजिए, और रन हिम ओवर विद योर कार, और अपनी कार से चढ़ा दीजिए, और थ्रो हिम डाउन फ्रॉम ए हाई प्लेस, ऊपर से फेंक दीजिए, चौक हिम, गला दबा दीजिए, या उसको जहर दे दीजिए। अगर आप ये भी कुछ नहीं कर सकते तो उसका घर जला दीजिए, कार जला दीजिए, बिजनेस जला दीजिए, या उसकी फसलें जला दीजिए। दरअसल ये आपने देखा, इसी के बाद फिर फ्रांस में नीस में किस तरह ट्रक घुस गया, तमाम जगह पर हुआ। तो मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा था कि सरकार, बहुत शानदार काम किया है सरकार ने, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि अगर वो 3000 नहीं पकड़ा जाता तो हम आज कुछ और लाशों को नहीं, हजारों लाशों को गिन रहे होते। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा काम है, लेकिन इस पर और जरूरत है। नहीं, इसके अलावा मैं ये भी जानना चाह रहा हूं कि भाई, क्या इससे पहले किसी सरकार ने ब्रह्मोस के जरिए वहां 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है क्या? और मैं तो कह रहा हूं, तीन 26/11 हेडक्वार्टर पे नहीं कर पाए, जैश के, 26, लश्कर के, हिजबुल के हेडक्वार्टर ध्वस्त कर दिए। हाँ, और मैं तो सपना देखता था ये। मसूद अजहर का तो पूरा परिवार गया।
तो मैं ऐसा तो ये कमर तोड़ने वाली कार्रवाई किसी सरकार ने नहीं की अभी तक। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं तो ये सपना देखता था, क्योंकि हमने जब हम इनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट पढ़ते थे, तो हर एक का पता क्या होता था, हर एक की कहानी क्या होती थी कि बावलपुर में हाउस में वहाँ क्या नाम उसमें वहाँ से है, और हम सोचते थे कभी इस पर अटैक होगा या नहीं। मतलब मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता था, मैं आपको बताऊँ। जब मैंने सुना उस दिन, तो मुझे कई बार अपने आप को चुटकी काटनी पड़ी कि मैं ऐसा तो नहीं कि सपने देख रहा हूँ, क्योंकि जो भी इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग करता रहा है, जिसने टेररिज्म कवर किया, वो ये जानता है इनके नाम हर एक उसमें आते हैं एफआईआर में, वहां उनको उड़ा दिया। वरना तो ये सरकार तो इससे पहले आप अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ही ले लीजिए, 2001 में ऑपरेशन पराक्रम में आपने कितने लोग वहां भेज दिए, कितने पैसे खर्च हुए, लेकिन आपने नहीं किया। ये अकेली सरकार है जिसने तीन तीन मौके दिए। मैंने आपको कहा कि तीन तीन मौके दिए हमको, कि जब उन्होंने स्ट्राइक किया, जब उन्होंने बालाकोट किया, है ना, जब उन्होंने आपका एयर स्ट्राइक करके, और इसके बाद आप ये देखिए, ये तीसरा तो है ही है। तो ये तो अच्छा काम तो है, लेकिन हम लोगों को तो ये तो आप ही ने बताया ना कि ये खबर है, ये पकड़े जा रहे, तो खबर तो है। मेरा मेरी आपत्ति सिर्फ आधे अधूरे मन पर थी, वो आई इसलिए भी है, मैंने वो कही देखिए, याद वो दिलाया। आपकी असहमति हो सकती है, मुझे लगता है हम बंगाल पे भी असहमत थे, और मैं आपको आज भी कह रहा हूं कि आधा अधूरा मन इसलिए होता है कि कोर्टों के लिए कोई पाकिस्तान या अमेरिका नहीं ठीक करेगा, ये इसी सिस्टम से ठीक होनी है, और इसी सरकार को करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा तो फिर आपके पास कोई राइट ही नहीं है, फिर आप मत कीजिए, आप हट जाइए। थैंक यू सो मच धीरेन जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार। दर्शकों से निवेदन है कि आपको अगर ये चर्चा अच्छी लगी है तो आप लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें, फॉरवर्ड करें, और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धीरेन्द्र जी का चैनल है धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज़ पॉइंट, उसको भी सब्सक्राइब करें और धीरेन्द्र जी को सहयोग करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।